हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आज के इस स्पेशल वीडियो में। और आज से हम लोग भारतीय संविधान की शुरुआत कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी पढ़ने वाले हैं। सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। बहुत बेहतरीन क्लास आज से। अगर आप एक कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं फॉर बैंकिंग, एसएससी एंड ऑल रेलवे एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जैसे हमारा डिफेंस लाइन हो गया, जितने भी सरकारी नौकरी है, सरकारी परीक्षा है, उसके लिए अगर आप इंडियन पॉलिटी देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज से हम इंडियन पॉलिटी की। सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और बिल्कुल हर एक क्लास को स्टार्टिंग टू एंड तक करिएगा। यहाँ पे रटाने वाला काम नहीं, बिल्कुल समझाने वाला काम करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए इंडियन पॉलिटी की शुरुआत मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर रख दिया। भारतीय संविधान की शुरुआत, इंडियन पॉलिटी और भारतीय संविधान की जो पूरी कहानी है, बिल्कुल एक एक पॉइंट को हम कवर करते हुए चलेंगे। और चलिए, तो क्लास की शुरुआत करने से मैं पहले बोलना चाहूँ कि एक बेहतरीन क्लास होने वाला है आज से, ठीक है। तो मैं राहुल सर आपकी क्लास की शुरुआत करता हूं। और देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान की शुरुआत में ये घटना किस तरह से, कहां से इस घटना की शुरुआत हुई और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। तो अगर इंडियन पॉलिटी का डिस्कशन करें तो सबसे पहले हम जो है वो 1757 की पलासी की लड़ाई के बारे में सुनेंगे। देखिए, भारतीय संविधान की शुरुआत कैसे कैसे हुई, किस तरह से भारतीय संविधान का उदय हुआ, किस तरह से भारतीय संविधान अपने अस्तित्व में आया, इसके बारे में हमें पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो कंडीशन ये बना कि जब लगभग में 1600 ईस्वी में, जी हां 1600 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश सरकार जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करके भारत में व्यापार के लिए आई, ठीक है। तो 1600 ईस्वी से लेकर सन 1757 तक ये जो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में व्यापार कर रहे थे, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया में व्यापार कर रहे थे और इनका जो सबसे प्रभावित क्षेत्र था, जहां व्यापार के लिए सबसे बढ़िया एरिया कहा जा सकता है, वो एरिया था बंगाल। देखिए, हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी के सिलेबस को नहीं लिखाया है, डायरेक्ट टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा पॉलिटी का, जो भी आपका सिलेबस है। तो सबसे जो प्रभावित एरिया था बंगाल था, मतलब बंगाल पर इनका सबसे मेन फोकस जो था वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहा था, बंगाल वाले क्षेत्र में, बंगाल वाले एरिया में क्या करना था, व्यापार करना था। तो 1600 से 1757 तक तो ये ठीक था, लेकिन 1757 में, ठीक है, आपने सुना होगा कि एक लड़ाई लड़ी गई 1757 में, पलासी की लड़ाई, ठीक है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। कंडीशन क्या बना, ये भारतीय संविधान की शुरुआत कैसे हुई, पहले ध्यान से सुनिएगा। तो जब सन 1757 ईस्वी के दशक में हुआ क्या कि बंगाल के एक नवाब थे सिराजुद्दौला, इनके द्वारा क्या किया गया कि जितने भी व्यापार थे अंग्रेजों का, उस पर लगाम लगा दिया गया। मतलब जो अंग्रेजों को सुविधा मिलनी चाहिए थी भारत सरकार के द्वारा या नवाबों के द्वारा, बंगाल के नवाब के द्वारा, उस सिराजुद्दौला साहब ने, ठीक है, बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला ने, इन्होंने क्या कर दिया, ठीक है, इन्होंने क्या कर दिया, उस पर लगाम लगा दिया। मतलब सीधे सीधे बोल दिया कि हम आपको व्यापार के लिए सुविधा नहीं देंगे, आपको बंगाल से व्यापार करने नहीं दिया जाएगा। मोटी मोटी बात बोले तो सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, इन्होंने कहा कि हम, ठीक है, आपको व्यापार करने नहीं देंगे, आपको जितनी भी सुख सुविधा दी जा रही थी बंगाल के द्वारा, अब वो सारी सुविधाएं बंद कर दी जाएगी। तो अब कंडीशन क्या हुआ, सिंपल सी बात है, अंग्रेज 1600 से 1757 तक ये 150 साल उनका व्यापार चल रहा था, और धीरे धीरे जो उनका वर्चस्व था, वर्चस्व का मानकर चलिए, एक तरह से पकड़ जो थी वो धीरे धीरे पूरे ऑल ओवर इंडिया पे जो है उनकी पकड़ काफी बेहतरीन हो रही थी। तो अब क्या हुआ कि भाई अब व्यापार करने नहीं दोगे तो सिंपल सी बात है कि वो विद्रोह करेंगे, और विद्रोह करेंगे तो विद्रोह जो है वो एक युद्ध लेगा। कहिएगा सर पॉलिटी पढ़ा रहे हो या हिस्ट्री पढ़ा रहे हो? मेरा कहना है कि पॉलिटी की जो शुरुआत हुई वो हिस्ट्री से हुई है। मतलब इतिहास को जानने, पॉलिटी को अगर अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। तो 1757 तक घटना ये घटा कि बिल्कुल वर्चस्व जो था अंग्रेजों का बहुत बेहतरीन था, तो अब उनको आप काम करने नहीं दीजिएगा। तो क्या हुआ कि सन 1757 में एक लड़ाई लड़ी गई, और इस लड़ाई का नाम रखा गया बैटल ऑफ पलासी। पलासी की लड़ाई कब लड़ी गई? 1757 में। किसके किसके बीच में लड़ी गई? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। तो देखो, तीन लड़ाइयां लड़ी गई, ठीक है, मैं क्लियरली बोलता हूं। और इन्हीं 3 लड़ाइयों के बाद, ये पलासी है जी, ठीक है, ये क्या है, ये पलासी, जलासी नहीं, पलासी। 3 लड़ाइयां लड़ी गई। उन तीनों लड़ाइयों के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं कुछ इस तरह से, तो सबसे पहली लड़ाई जो है वो 1757, कौन सी लड़ाई? पलासी की लड़ाई। दूसरा 1760,
ये कौन सी लड़ाई हो गई? ये वांडीवास का युद्ध था, ठीक है। और ये तीसरा जो है वो 1764 बैटन ऑफ बक्सर, ठीक है, बक्सर की लड़ाई। तो ये 3 लड़ाइयां एक एक कर करके लड़ी गई अंग्रेजों के और नवाबों के बीच। बंगाल के अलग अलग नवाब थे, जैसे पहली लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराया गया, उसका एक सिराजुद्दौला का एक सेनापति था, नाम था मीर कासिम, ठीक है, सॉरी मीर जाफर। इसकी धोखाधड़ी के कारण जो है इसको सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। फिर 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। 1764 में बैटन ऑफ बक्सर, बक्सर की लड़ाई लड़ी गई। इन तीनों युद्ध को अंग्रेजों ने जीत लिया और जीत कर जो है इन्होंने अब कहा कि अब हमसे नहीं होगा, अब हम पीछे से बार नहीं करेंगे, पीछे से साम्राज्य को, ब्रिटिश क्राउन को, ब्रिटिश साम्राज्य को नहीं चलाएंगे, अब हमें आना है सत्ता में। सत्ता में आना यानी अब कहा गया कि अब ब्रिटिश सरकार, ईस्ट इंडिया कंपनी, वही हुआ ब्रिटिश क्राउन का एक छोटा सा अंग है, ईस्ट इंडिया कंपनी अब पीछे से शासन नहीं करेगी, अब खुले मुंह एकदम खुल्लम खुल्ला जो है अब अपना शासन चलाएगी। तो अब क्या हुआ कि कुछ बातें हम यहां पर देखिए। कहा गया कि सन 1757 की पलासी की लड़ाई, 1760 के बक्सर, सन 1757 की पलासी की लड़ाई तथा सन 1760 के वांडीवास का युद्ध तथा सन 1764 के बक्सर युद्ध को जीतने के बाद, इन तीनों युद्ध के जीतने के बाद ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ये ब्रिटिश क्राउन लिखा हुआ है, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बंगाल तथा भारत के अधिकांश क्षेत्र में ब्रिटिश ने अपना अधिकार जमा लिया। यानी मोटी मोटी बात अगर हम कहें तो 1757, देखिए अगर ब्रिटिश के बारे में हम जाने, ठीक है, तो सन 1600 से 1757 तक ब्रिटिश क्या कर रहे थे भारत में? ब्रिटिश जो है वो भारत में व्यापार कर रहे थे। सन 1757 से सन 1764 तक ब्रिटिश, ठीक है, पीछे से शासन कर रहे थे, पीछे से शासन कर रहे थे। मतलब गद्दी पर कोई और, गद्दी पर नवाब और अपना आधिपत्य जमा रहा है कौन? ब्रिटिश क्राउन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। सन 1764 से 1857 तक ब्रिटिश जो है अब करने लगे आगे से शासन, मतलब खुले मुंह जो है वो शासन करने लगे। 1857 से 1947 तक ब्रिटिश क्राउन जो है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अब तो चली गई है, अब ब्रिटिश क्राउन जो है ये शासन के साथ साथ यहां जो है वो शोषण भी इन्होंने शुरू कर दिया। शोषण मतलब मारपीट, एकदम बिल्कुल क्रूर व्यवहार इस तरह से। तो ये है जी इंडियन ब्रिटिश सरकार की अर्थव्यवस्था, ये इस तरह से इन्होंने भारत के साम्राज्य को लूटा चलाया, जो भी है कहिए। तो प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए इंडियन पॉलिटी में कि बताओ भाई कि किन किन युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेज जो है वो भारत पे पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया, तो कहेंगे सर जी एक 1757 की पलासी की लड़ाई, एक 1760 का वांडीवास का युद्ध, एक 1764 का बक्सर का युद्ध। इन तीनों युद्धों को जीतने के बाद ब्रिटिश सरकार अब पीछे से नहीं आगे से बार करना शुरू कर दिया। मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया तो नहीं कह सकते, लेकिन बंगाल तथा उसके सभी क्षेत्रों पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार पूर्ण रूपेण हो गया। क्लियर हो गया? अब अगली बार, अब यहीं से जो है वो भारतीय संविधान की शुरुआत हुई, नींव डाली गई। कैसे कैसे भारतीय संविधान की शुरुआत हुई, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, पॉलिटी पढ़ रहे, पॉइंट क्लियर करिए आप लोग, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले कहीं तो एक पॉइंट हमें पकड़ना चाहिए था ना। तो हमने किसको पकड़ा? हमने पकड़ा बैटन ऑफ प्लासी, बैटन ऑफ बक्सर एंड बैटन ऑफ वांडीवास, ठीक है। तो इन तीनों युद्धों को पकड़ा। अब क्या कहा गया? तथा, यहां देखिए, तथा अपनी सत्ता को चलाने के लिए समय समय पर काफी सारे बदलाव किए। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपकी लाठी है तो आपकी भैंस हुई, और अपनी भैंस को चलाने के लिए उसको चारा तो देना पड़ेगा, यानी उसको सही ढंग से चलाना होगा। तो यही है कि अपनी सत्ता को, मतलब अब जब उसने अपने साम्राज्य को बना लिया तो उसको चलाने के लिए रूल एंड रेगुलेशन चाहिए, रूल एंड रेगुलेशन चाहिए, एक संविधान चाहिए, एक रणनीति चाहिए, साथ ही साथ लोगों की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े स्तर की जरूरत पड़ेगी। तो कहा गया तथा काफी सारे अधिनियम पारित कर दिए, ठीक है, अधिनियम पारित किया। इन्होंने क्या कर दिया कि अपनी सत्ता को चलाने के लिए समय पर काफी सारे बदलाव किए, बहुत सारे इन्होंने चेंजिंग किए, और काफी सारे अधिनियम, जैसे एक्ट जब तक पारित नहीं करेगा, मतलब सीधे सीधे एक लाइन पे कहा जाए कि जब तक एक आधार नहीं बनाएगा, और उस जैसे हमारा संविधान है ना वैसे अपना एक आधार नहीं बनाएगा और उस आधार का पालन नहीं करिएगा, तब तक ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश साम्राज्य अपना साम्राज्य चलाएंगे कैसे? तो इसी कारण से जो है अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार करने के बाद इन्होंने अपने सत्ता को चलाने के लिए काफी सारे बदलाव किए तथा काफी सारे अधिनियम जो है वो पारित किया। अब कहा गया है, देखिए अब कहा गया बच्चा पार्टी, सॉरी, अब जो है कहा गया है, ये दिख रहा है आपको? हाँ बिल्कुल दिख रहा होगा। कहा गया है, ये लाइन देखिए
कि बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश क्राउन ने अपनी सत्ता को चलाने के लिए समय समय पर काफी सारे अधिनियम पारित किए जो भारतीय संविधान की सीढ़ियां बनी। देखो, ये सारे अधिनियम ब्रिटिश क्राउन ने अपने लिए बनाया था, लेकिन जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो इन्हीं सारी अधिनियमों का पालन करके बहुत सारी चीजों में बदलाव किया गया। तो अब सवाल है कि सर अधिनियम क्यों? अधिनियम का मतलब है रूल एंड रेगुलेशन, और इसी रूल एंड रेगुलेशन के आधार पर ब्रिटिश क्राउन अपने साम्राज्य को चला रही थी, यानी एक नए नए बदलाव को ला रही थी। तो देखिए अब ये कौन कौन से अधिनियम है जी। देखो, सबसे पहले था ये ये पता नहीं पीडीएफ इतना गलत गलत क्यों है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, कि ब्रिटिश क्राउन ने अपने साम्राज्य को चलाने के लिए किस तरह के अधिनियमों को पारित किया और कौन कौन सा वो अधिनियम है। तो कहेंगे सर सबसे पहले ब्रिटिश क्राउन ने अपनी साम्राज्य को चलाने के लिए, अपने शासन को चलाने के लिए, जब 1764 में बक्सर का युद्ध जीत लिया तो अपने शासन को चलाने के लिए 1773 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया। वो एक्ट कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पूछा जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ जी? 1773। 1773 कौन सा एक्ट है? रेगुलेटिंग एक्ट। कब पारित हुआ? 1773। एकदम अपने कान में फिर से सुन लो, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773। आइए इस एक्ट में क्या क्या बदलाव हुआ। यहां 53 लिखा हुआ था, गलत था। आइए इस एक्ट में क्या क्या चीजें रखी गई। कहा गया कि इस एक्ट के तहत सन 1774 ईस्वी में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, और जो सिर्फ बंगाल के एरिया के लिए ही मान्य था। प्रश्न पूछा जाएगा कि किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसका अधिकार क्षेत्र सिर्फ बंगाल में था। अधिकार क्षेत्र मतलब क्या? मतलब वहां जो है सिर्फ बंगाल के ही लोगों की सुनवाई हो सकती। जैसे पटना हाई कोर्ट हो गया तो सिर्फ बिहार का ही केस जाएगा ना जी, यूपी वाला थोड़ी आ जाएगा वहां पे। तो वही है कि इस एक्ट के तहत सन 1774 में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जो सिर्फ बंगाल के लिए ही या बंगाल वाले क्षेत्रों के लिए ही मान्य था। क्लियर हो गया? यहां पे 73 है, 53 मत समझ लेना, ठीक है? बात क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि हाँ जी रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया। तो कहेंगे सर जी 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना, इस एक्ट के तहत बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। प्रश्न पूछेगा कब? सर जी बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सन 1774 में की गई थी। पूछा जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? सर जी बंगाल में ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की शुरुआत सन 1773 में की गई है। अब कहिएगा सर ये ब्रिटिश क्राउन का क्या है? ये ईस्ट इंडिया कंपनी का है। ब्रिटिश क्राउन जो है वो पूरे साम्राज्य है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भेजा गया एक कंपनी है, एक दूत है, जिसमें कुल 217 लोगों की एक टीम थी अलग अलग देशों की, और उसका नाम रखा गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना सन 1600 ईस्वी में की गई भारत में व्यापार करने के लिए, भारत और उसके अधिकांश क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए। क्लियर है? यहां पे हमने लिखा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा जाने। देखिए इसमें क्या हुआ कि जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हुआ तो इस एक्ट के तहत जैसे अंग्रेजी साम्राज्य को चलाने के लिए बंगाल वाले क्षेत्रों में, बंगाल में जो साम्राज्य चल रहा था ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश सरकार का, तो उसको चलाने के लिए पद की जरूरत है, बड़े बड़े पद की, छोटे छोटे पद की जरूरत है। तो एक पद बनाया गया गवर्नर, और वो गवर्नर कहाँ का था? बंगाल का था। और जो गवर्नर बना उसको कहा गया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को कहाँ का गवर्नर कहा जाने लगा? अंग्रेजी क्षेत्रों का, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल के अधिकांश क्षेत्रों पर अंग्रेजों का अधिकार था। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अंग्रेज जो है वो किस एरिया को पहले उन्होंने टारगेट किया था? बंगाल को किया था। तो इस लाइन को सभी लोग अपने कॉपी में नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। किस एक्ट के तहत, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा जाने लगा? कहेंगे सर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को, जी हां, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा जाने लगा। पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। अब है कि इस एक्ट में कुछ गलतियां होने के कारण सन 1781 में इस एक्ट में संशोधन किया गया। प्रश्न पूछा जाएगा कि हाँ जी बताइए कि ये जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, ये जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट है इसमें कुछ गलतियां, जैसे देखो संशोधन मतलब समझ रहे हैं? संशोधन का मतलब होता है बदलाव। मतलब जैसे आपने कोई कॉपी लिखी और उसको रबर से मिटा दिया और फिर से वहां पे कुछ और लिख दिया, वो हो गया संशोधन करना। मतलब अपनी सीधे सीधे समझो ना, आपके फोन में जो अपडेट आता है ना,
आपके 4G फोन में जो अपडेट मांगता है वो एक संशोधन का काम कर रहा है कि भाई पहले कोई और वर्जन था, अब समय के साथ जो है वर्जन बढ़ रहा है, चीजें जो है वो धीरे धीरे जरूरतें जो है वो बढ़ रही है, तो जरूरतें बढ़ रही है तो उसमें बदलाव बहुत जरूरी है। तो संशोधन का मतलब समझिएगा बदलाव, यानी पहले को बदलकर नया बनाना, ठीक है। तो कहा गया कि इस एक्ट में कुछ गलतियां होने के कारण, मतलब हो सकता है कि वो आम जनता के लिए, बंगाल के साम्राज्य के लिए, बंगाल के आधिपत्य के लिए सही नहीं होगा, तो उसमें कुछ गलतियां होने के कारण सन 1781 ईस्वी में इसमें संशोधन किया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ गलतियां होने के कारण इसमें कब संशोधन किया गया? क्या बोलिएगा कि सर जी इसमें जो संशोधन किया गया वो 1781 में किया गया। कब किया गया? 1781 में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ गलतियां होने के कारण इसमें कब संशोधन किया गया? 1781 में। यहां तक क्लियर है? सभी लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? आगे बढ़े, चलो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब देखिए ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का एक लाइन और बच रहा है, और वो लाइन है, कहा गया है, हाँ ये अभी ये लाइन इसी का है जी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। इसमें हमने लिखा है कि इस एक्ट के तहत उड़ीसा में भी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। मतलब जैसे देखो, एक तो बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कब? 1784 में। लेकिन इस एक्ट के तहत जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहां की गई? उड़ीसा। देखो सीधे सीधे आप याद रखना कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहां कहां जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। कहिएगा सर बिहार भी? जी हाँ, बिहार भी, क्योंकि बिहार और उड़ीसा जो है वो 1936 सन 1936 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा अलग अलग प्रांत बन गए। मतलब बिहार अलग राज्य हो गया और उड़ीसा अलग राज्य, दोनों पहले एक था। तो आप बिहार उड़ीसा, बंगाल उड़ीसा कहिए या बंगाल बिहार या उड़ीसा कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? क्लियर? क्योंकि 1936 में बिहार जो है वो उड़ीसा जो है दोनों अलग अलग हुआ, पहले तो दोनों एक ही था। तो अब कह सकते हैं कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा ये तीनों क्षेत्रों में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। पॉइंट टू बी नोटेड। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं, एकदम बिल्कुल अगले टॉपिक की ओर आते हैं हम लोग। अब देखिए हमने कहा कि चलो भाई बहुत सारे अधिनियम आया, एक्ट आया। अधिनियम का मतलब क्या? एक्ट। तो उस एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है 1773 के बाद, वो एक्ट है हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके बारे में देखिए कि इस एक्ट में क्या क्या चीजें लाई गई, क्या क्या चीजें इसमें परिवर्तन हुआ। कहा गया है कि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश क्राउन ने दोहरे प्रशासन की व्याख्या की, दोहरे प्रशासन की व्यवस्था की थी। ठीक है, ये क्या की? व्यवस्था की। क्लियर हो गया? कहेंगे कि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश सरकार ने दोहरे प्रशासन की व्यवस्था की। दोहरे प्रशासन की व्यवस्था मतलब दो प्रकार के प्रशासन, मतलब दो तरह के नियमों को लागू किया। अब ये क्या है ये नियम, हम इसके बारे में जानेंगे। पहले तो क्लियर हो गया कि ब्रिटिश क्राउन ने इस एक्ट के तहत, कौन से एक्ट के तहत? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन की व्यवस्था की। देखो प्रश्न पूछेगा जी कि किस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया, दोनों एक ही है, ब्रिटिश सरकार कहिए या ईस्ट इंडिया कंपनी कहिए, दोनों एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से निकला हुआ है। तो कहेंगे कि किस एक्ट के तहत ब्रिटिश क्राउन ने दोहरे प्रशासन की व्याख्या की, दोहरे प्रशासन की व्यवस्था की, व्याख्या नहीं, दोहरे प्रशासन की व्यवस्था की। तो हम कहेंगे सर जी ये तो 1773 के बाद जो हमारा एक्ट था ना, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग नहीं, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश क्राउन ने दोहरे प्रशासन की व्यवस्था की। अब देखिए पहला जो रखा, पहला का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। पहला जो मतलब दो प्रशासन है दी, पहले प्रशासन को दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, पहला नाम रखा, पहले का नाम। इसका काम है राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना। प्रश्न पूछा जाएगा कि किस एक्ट के तहत ब्रिटिश क्राउन ने दोहरे प्रशासन की नींव रखी, दोहरे प्रशासन की व्यवस्था की। कहेंगे सर जी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। बताओ जी पहला का नाम क्या था? कहेंगे सर पहला का नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। कहेंगे सर दूसरा का नाम क्या था? तो कहेंगे सर दूसरा का नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। प्रश्न पूछा जाएगा जी पहले का काम बताओ। कहेंगे सर पहला का जो काम है ना वो राजनीतिक मामलों के, मतलब जितना भी राजनीति से जुड़ा हुआ मामला था वो कौन देखता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर देखता था। कहेंगे दूसरा का क्या नाम था? दूसरा का नाम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये व्यापारिक मामला, मतलब कितना व्यापार हो रहा है ब्रिटिश क्राउन के थ्रू, आना जाना जो भी है सब ये देखता था। कहेंगे सर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो था ना, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था, इसका काम था जितना भी व्यापारिक मामला है उसकी देखरेख करना, उसको अच्छे ढंग से व्यवस्थित करना, सुव्यवस्थित करना, कहां पैसा आ रहा है, कहां पैसा जा रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ये काम था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। क्लियर हो गया? एकदम एक एक लाइन क्लियर हो रहा है ना, मजा आ रहा होगा एकदम। चलो तीसरा जो है वो कहा गया है, अब ये हमारा एक नया एक्ट आया और उस एक्ट का नाम है
1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। अब इस अधिनियम के बारे में थोड़ा सा जानिए। पहला पॉइंट इसमें कहा गया है, सॉरी थोड़ा सा इधर ले आऊं मैं, हाँ हाँ जी चलो, 1813 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम का जो पहला पॉइंट है उसका कहना है कि इस अधिनियम के तहत, जी हां, इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। अच्छा देखिए, ये ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन में मैं अंतर बताता हूं। ब्रिटिश क्राउन जो इंग्लैंड से अपने मतलब अपना जो है वो चला रही थी, मतलब जैसे देखते हैं कि एक होता है मेन ब्रांच और एक होता है छोटा छोटा ब्रांच। तो जो ब्रिटिश क्राउन है वो मेन ब्रांच था, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बनाया गया छोटा सा ब्रांच था, जो इंडिया में लागू किया गया 1600 ईस्वी में। इसका कंट्रोल कहां था? ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल कहां था? कहेंगे सर जी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल था, पकड़ जो था, वो ब्रिटिश क्राउन के हाथों में था। ब्रिटिश क्राउन की कठपुतली थी ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब सीधे सीधे पॉइंट टू बी नोटेड, ईस्ट इंडिया कंपनी कितना दिन इंडिया में व्यापार करेगी, कितना दिन नहीं करेगी, किन किन क्षेत्रों में व्यापार करेगी, किन किन क्षेत्रों में व्यापार नहीं करेगी, कितना टैक्स लेना है नहीं लेना है, ये काम था ब्रिटिश क्राउन का। मतलब ब्रिटिश क्राउन का बेटा था, छोटा सा बच्चा था ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी नहीं करेगी, सारा काम सारा अधिकार ब्रिटिश क्राउन का था। क्लियर है बातें? पॉइंट को क्लियर करना है बच्चों। तो कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत 1813 का एक अधिनियम आया, एक्ट आया। अधिनियम क्या मतलब? एक्ट। एक्ट का मतलब ही हो गया बदलाव। जैसे ही वो आया समझ लो कुछ ना कुछ तो बदलेगा जी, कुछ ना तो कुछ परिवर्तन होगा ही। तो आइए इस एक्ट के बारे में जानते हैं। कहा गया है कि 1813 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी अब जो है 1813 से 20 वर्ष जोड़िए, 1833 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार कर सकती है। और यह अधिकार किसने दिया? ब्रिटिश क्राउन ने दिया। पिताजी ने बेटे को दिया अधिकार जी कि बेटा जा तू 20 साल और काम कर ले, हमारा जो है परमिशन है तुमको, ठीक है। तो 1813 का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बढ़ाया, क्योंकि सॉरी ब्रिटिश क्राउन ने बढ़ा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। चलो, क्योंकि लग रहा है चलो बेटा बढ़िया काम कर रहा है, तो बाप जो है वो उसको इजाजत दे दिया कि 20 साल तो अभी और कर ले काम। क्लियर है? एक एक पॉइंट कम पढ़ेंगे लेकिन एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए। दूसरा टॉपिक कहा गया परंतु भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार छीन लिया गया। मतलब बेटा तू भारत के साथ अब व्यापार नहीं कर सकता, ऐसा कहा गया। और चीन तथा पूर्वी देशों की सीमाओं के साथ व्यापार करने, मतलब 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, एक छोटा सा झटका दिया। कहा कि तू 20 साल अभी और व्यापार कर सकता है भारत में, लेकिन एक शर्त है, तू सिर्फ चीन और पूर्वी देशों की सीमाओं के साथ व्यापार कर सकता है। मतलब जो एरिया चीन और पूर्वी देश की सीमाओं के साथ लगे हुए हैं, सिर्फ वहां अधिकार है तुम्हें व्यापार करने का। यानी पूरे ऑल ओवर इंडिया पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी। तो भाई करेगा कौन? करेगा ब्रिटिश क्राउन। उसका बाप आएगा करने के लिए, बेटा को कुछ कुछ एरिया दे दिया, बाप खुद करेगा अब अधिकार। फिर कहा गया, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए एक और एक्ट हम अभी पढ़ लेते हैं, 1833 का चार्टर अधिनियम। 1813 का कहेंगे सर चार्टर अधिनियम कब कब आया? कहेंगे सर एक 1813 में आया, एक 1833 में आया और एक 1853 में आएगा। तीनों पढ़ लेते हैं क्लियर करके हम, ठीक है। तो अभी जो है वो देखते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। कहा गया कि इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया। मतलब बोला गया था ना 1813 से 1833 तक करेंगे, अब जो है वो 1833 में क्या कर लिया गया? छीन लिया। क्योंकि पहले बोल दिया था ना वो, ठीक है, वो पहले बोला था कि जाओ बेटा 20 साल और कर लो। ये ब्रिटिश क्राउन ने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी को, जाओ 20 साल और अधिकार कर लो, आई मीन व्यापार कर लो। तो हो गया 20 साल, 1833 में छीन लिया गया। तो 1833 का चार्टर अधिनियम आया। इस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया पूर्ण रूपेण। और किसी एक्ट के तहत, और इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, क्योंकि अब भाई एरिया बढ़ रहा है, ठीक है, अब बंगाल के एरिया को बढ़ाया जा रहा है। अब बंगाल पर अधिकार नहीं करना है ब्रिटिश क्राउन को, पूरे ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, रोटी खानी नहीं है, चिकन भी चाहिए उसको, यानी पूरे इंडिया को वो कवर करेगा धीरे धीरे। तो पहले जो था वो ब्रिटिश, जो बंगाल का गवर्नर था उसको अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर कहा जा रहा था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब जो है 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत कहा गया कि अब जो बंगाल का गवर्नर होगा, वो सिर्फ अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर नहीं होगा, उसको अब कहा जाने लगेगा भारत का गवर्नर।
किस एक्ट के तहत, प्रश्न पूछेगा, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, नोट करिए अपनी कॉपी में, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर कहा जाने लगा? कहेंगे सर 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर कहा जाने लगा। और ठीक है, ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया, ये 1833 का चार्टर अधिनियम। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? चलो ये देखिए, चलो ये देख लेते हैं 1853 वाला, 1853 का चार्टर अधिनियम। अब 13 आया, 33 आया, अब ये 53 में भी आएगा। हर 20-20 साल पर एक एक्ट आ रहा है। कह रहा है कि इस अधिनियम के तहत कंपनी के महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई। अगले पेज में ये लाइन लिखा हुआ होगा, टेंशन मत लो, मैं दिखा दूंगा आपको। कह रहा है 1853 का चार्टर अधिनियम, इस प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत। सवाल कह रहा है, टॉपिक कह रहा है कि 1853 का चार्टर अधिनियम में क्या क्या हुआ? कहेंगे सर इस अधिनियम के तहत कंपनी के महत्वपूर्ण पदों के लिए देख लो जी, ठीक है, कंपनी के महत्वपूर्ण पदों के लिए किस चीज की शुरुआत की गई? कहेंगे सर प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई। और ये था हमारा 1853 का चार्टर अधिनियम। और ये अगला जो टॉपिक है वो हम अगले क्लास में करेंगे, 1858 से शुरुआत करेंगे। और मैं बता रहा हूं एकदम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ पूरी पॉलिटी को एकदम बेहतरीन ढंग से आपके स्क्रीन के ऊपर रखेंगे। एक एक पॉइंट क्लियर होगा। जो भी दिक्कत है नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, मैं प्रॉमिस करता हूं हर एक बच्चे का कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करूंगा। तो फिलहाल आप इसको जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, और हाँ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट का हमारा वेट रहेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।